नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज़ तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सीधे ले चलते हैं आपको फिर पहाड़ की वादियों में। हिमाचल प्रदेश में ठंडी है लेकिन राजनीति काफ़ी सरगर्म है और वहां चर्चा बात पर होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी दल है, जहां से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, आज उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। तो घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ अहम बिंदु हैं। उससे दो चीज़ें तो साफ निकलती हैं। फिलहाल यूपी में जो जीत का मॉडल था, अब आप उसको मोदी का मॉडल कह लें या योगी का मॉडल कह लें। योगी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सबसे ज़्यादा रैली भी इस समय हिमाचल प्रदेश में हो रही है। और जो मॉडल योगी आदित्यनाथ का कट्टर हिंदुत्व वाला था, उस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती दिखाई पड़ रही है। एक और मुद्दा, वो उत्तर प्रदेश ने अपने घोषणा पत्र में लागू नहीं किया था समान नागरिक संहिता का, लेकिन उत्तराखंड उसकी पहली प्रयोगशाला बना। वहां पर पायलट प्रोजेक्ट चलाने की बात हो रही है। अब गुजरात में भी ये घोषणा की गई है कि वहां पर भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमीशन गठित होगा, आयोग गठित होगा। आज घोषणा पत्र में हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल प्रदेश से ही उनका वास्ता है, तो उन्होंने ही वो घोषणा पत्र जारी किया। तो उसमें जो सबसे अहम बिंदु है वो है समान नागरिक संहिता का। मैं समान नागरिक संहिता पर आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि क्या वाकई राज्यों के पास यह अधिकार है कि वो समान नागरिक संहिता अपने स्तर पर लागू कर सके। क्योंकि तीन जो सबसे अहम बिंदु हैं, पहला, जब शादी के बाद शुरू होती हैं चीज़ें, वो बराबरी के दर्जे की बात होती है। क्षेत्र, जाति और धर्म के आधार पर स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू जो रीति रिवाज हैं और जो हिंदू नियम हैं उसके तहत महिलाओं को अलग अधिकार मिले हुए हैं, मुस्लिमों को अलग अधिकार मिले हैं या कम अधिकार मिले हैं, पारसियों को अलग मिले हैं। तो ये पूरा जो एक प्रक्रिया चल रही, चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे अहम मुद्दा था ये समान नागरिक संहिता। भारतीय जनता पार्टी का सबसे इससे पहले दो मुद्दे वो अपने पूरे कर चुकी है। आपको पता ही है, राम मंदिर बन ही रहा है और अनुच्छेद 370 जो उसका सबसे पहला मुद्दा था, और 35 है, यानी एक देश एक विधान वाला जो था, वो पूरा हो चुका है कश्मीर में। अब समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ रही है। तो मानकर चलिए कि जब हिमाचल प्रदेश में उन्होंने घोषणा कर दी है, तो ये एक उसी दिशा में कदम है कि कैसे इस बहस को आगे ले जाया जाए। और उत्तराखंड में ये बहस काम कर गई थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में एक चीज़ दिलचस्प है कि हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता कितनी चलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर अभी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है। वैसे सिर्फ मुस्लिमों के लिए समान नागरिक संहिता नहीं है, वो किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, बिरादरी, सबके लिए चीज़ें लागू हो रही है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? सबसे ज़्यादा शोर मुस्लिमों की तरफ से मचता है। मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उनकी तरफ से मचता है या राजनेताओं की तरफ से मचता है। तो इस मुद्दे पर हिमाचल में कितना काम होगा अलग बात है। हिमाचल में दो तीन चीज़ें और इसके अलावा, जो मैंने कहा था ना कि योगी मॉडल, जो हिमाचल में योगी मॉडल जो लागू हो रहा है, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। इसके बाद ये तो कर दिया, लेकिन वहाँ पर मदरसों के सर्वेक्षण की बात कही गई है। ये कहा गया है कि मदरसों के पास जो संपत्ति है उसका सर्वे कराकर कौन सा कब्जा है, कौन सी अवैध संपत्ति है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही तीर्थों के विकास को लेकर हिमाचल प्रदेश, आपको मालूम है, वहाँ पर कई शक्तिपीठ हैं, बहुत धर्म भीरू जनता है, धर्मयाण जनता है, वहाँ पर पर्यटन भी इसको लेकर होता है। उनके बीच में ये कहा गया कि 12,000 करोड़ रुपए का एक पूरा पैकेज दिया जाएगा, जिससे वहाँ पर तीर्थों का विकास होगा। तो कुल मिला के ये जो तीन बिंदु हैं, समान नागरिक संहिता और तीर्थों का विकास, और सबसे महत्वपूर्ण मदरसों का सर्वेक्षण और उसके आधार पर जो अवैध कब्जे हैं या जो संपत्ति है उस पर कार्रवाई। वैसे और भी बहुत से मुद्दे हैं। बेरोजगारों की भी बात की गई है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारों पर भी बड़ी बात की गई है। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बात की गई है, शिक्षा को लेकर भी बात की गई है। तो मैनिफेस्टो काफ़ी समृद्ध है भारतीय जनता पार्टी का,
लेकिन ये सवाल निश्चित तौर पर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे कि ये सारी चीज़ें अभी पिछले 5 साल में आपने क्यों नहीं की, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार थी। लेकिन ये राजनीति है, हर 5 साल में सब कुछ समस्याएं खत्म हो जाए, सारे मुद्दे सॉल्व हो जाए, ऐसा होता भी नहीं है, ये अलग विषय है। लेकिन पहाड़ पर लोगों को लुभाने के लिए आपने पहले देखा कि काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं नेता, तमाम नेता रो दे रहे हैं, अनुराग ठाकुर से लेकर जो तमाम विधायक जिनके वोट कटे हैं वो रो दे रहे हैं। हिमाचल इस बार गुजरात से ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो गया है कि उसमें किसी जो बागी विधायक है उसको बैठने को एक बड़े नेता की तरफ, भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री का फ़ोन बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, अभी तक इसको लेकर किसी तरीके का औपचारिक बयान कहीं से आया नहीं है। लेकिन जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी को फ़ोन करके बैठने को कहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इसकी पुष्टि करना मेरे लिए संभव नहीं है, पर यह वायरल कस के हो रहा है वीडियो। पर इसके बीच में जो हिंदुत्व का कार्ड है, जो योगी मॉडल है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो योगी आदित्यनाथ मॉडल है, वो वहां पर लागू होने के क्या संकेत हैं? क्योंकि देखिए, कहीं पर चुनाव होता था तो सबसे ज्यादा बात होती थी गुजरात मॉडल की। इस समय गुजरात में चुनाव है, लेकिन गुजरात में भी समान नागरिक संहिता का सहारा लेना पड़ रहा है, और वहां पर आम आदमी पार्टी भी तीसरे प्लेयर के रूप में उभर कर आ गई है। उसके सर्वेक्षणों पर हम चर्चा कल कर चुके हैं हल्की सी, कि किस तरीके से वोट शेयर तो बढ़ रहा है लेकिन वोट नहीं बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। पहले जोर बहुत लगाया था आम आदमी पार्टी, लेकिन अब पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया गुजरात की तरफ। अब देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो हिंदुत्व का कार्ड है, ये कितना वहां पर सांस चढ़ पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बागी लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वहाँ पर अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसी तरीके से जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, शांता कुमार वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कई पावर सेंटर्स हैं, कई शक्ति केंद्र हैं। तो कहीं शक्तियां बिखरी तो नहीं नजर आ रही। आमतौर पर यह होता है कि ऐसी तमाम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा होता है, उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है, उनका रसूख ऐसा है कि वो जाते हैं, सारी चीजें एक कर देते हैं, और फिर बाद में जीत का चेहरा पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के सिर पर बन जाता है। लेकिन अब इन परिस्थितियों में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और इसके साथ में जो पहाड़ का चरित्र रहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, हालांकि फिर मैं याद दिला रहा हूं उत्तराखंड में ये इतिहास भारतीय जनता पार्टी बदलने में सफल रही है। लेकिन क्या अब ये जो प्रखर हिंदुत्व का जो कार्ड भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि कहीं न कहीं कुछ मुद्दों को लेकर उसको कहीं शंका या भ्रम है, और ये मुद्दा जिस तरीके से असरदार है और भारतीय जनता पार्टी ही इस मुद्दे पर सबसे मुखर और प्रखर रहती है, तो क्या ये अब वहां पर काम करेगा या नहीं करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी उपचुनाव के नतीजे बहुत ज़्यादा कुछ उसमें, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा नया कुछ देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी चुनाव से पहले प्रखर हिंदुत्व की राह पर है। अब ये मोदी मॉडल जो पहले होता था, कम से कम हिमाचल में, वो क्या योगी मॉडल होता जा रहा है। ये एक नई किस्म की बड़ी राजनीति के संकेत दे रहा है क्या ये पूरा घटनाक्रम, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो आज दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।